Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं स्पॉट टेस्ट सीरीज 03 का, है ना, जो कि 10 फरवरी को हेल्ड किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग पोटेंशियल हेयर ए बी सी एंड डी ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे पॉइंट ओ से सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो देखिए, ए भी इक्वल डिस्टेंस पे है और बी भी इक्वल डिस्टेंस पे है। ए और बी एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे लिखेंगे तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि वी ए और वी बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ये गारंटी है। और आपको पता होना चाहिए एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। देख लीजिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जितना पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा नेगेटिव में, उतना ही पॉजिटिव में करेगा, तो यहाँ तो जीरो होने वाला है। तो डी और सी दोनों पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा और सी और डी पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो ये बनना चाहिए, देख लेते हैं। तो वी सी वी डी बराबर होगा, वी सी वी डी बराबर होगा और वी ए वी बी बराबर होगा, लेकिन वी ए वी बी वी सी वी डी से बड़ा होगा। सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Two electrons are placed at 2 angstrom apart. If they are released, what will be the kinetic energy of each electron when they are very far? है ना। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, के का वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर लिखेंगे तो 2 एंगस्ट्रॉम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पावर और पावर कट जाएगा, तो 9/4 इंटू 1.6 और इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, और 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 38 हो जाएगा। देखिए, तो 4 से 0.4 टाइम्स ये हो जाएगा 36, 3.6 इंटू 1.6 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब 3.6 इंटू 1.6 करेंगे तो ये आएगा 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कहाँ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। तो वो काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। 4 चार्ज इक्वल टू -q/4 are placed at 4 corners of a square and charge q is at its center. If system is in equilibrium,
देन वैल्यू ऑफ क्यू इज। देखिए एक सवाल क्या है, बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज है, हर जगह माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ भी हर जगह, और सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का। तो एक तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये मेरे को दिख रहा है। इस वाले चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो नेट फोर्स अगर इसके वजह से लिखोगे तो एफ इधर आएगा, इसके वजह से एफ इधर आएगा, है ना, और इसके वजह से अगर लिखोगे तो एफ इधर आएगा, ठीक है, और इसके वजह से भी फोर्स आएगा। तो हम सबके बीच में फोर्स लिखेंगे और उसको 0 करेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट ऑन माइनस क्यू बाई 4 इज 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो लिखते हैं। तो अगर लिखेंगे नेट फोर्स माइनस क्यू बाई 4 पे, तो उनके बीच में हो जाएगा के क्यू बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, और इसका भी वही हो जाएगा। तो √2 टाइम्स कर देता हूँ नेट, है ना। तो इन दोनों का नेट लिख दिया मैंने, और वो कितना हो गया, √2 के क्यू बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसके वजह से अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा प्लस के क्यू बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे √2a, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। और प्लस इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो भी लिख देते हैं एट लास्ट। तो हो जाएगा के क्यू और इंटू माइनस में क्यू बाई 4 अपॉन ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे a बाई √2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ऊपर चलेगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पूरे पार्ट में क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन इस दोनों में, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा √2 अपॉन 16, ठीक है। यहाँ से भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमने उठा लिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 32, ठीक है, और प्लस इधर हो जाएगा के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर माइनस में इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, क्यू से एक क्यू कट जाएगा, के से एक के कट जाएगा, ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट जाएगा, उस तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर बच जाएगा बच्चे क्यू, और यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं 32, तो हो जाएगा 2√2 और प्लस हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा क्यू अपॉन 2, ठीक है, क्यू अपॉन 2। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ इसको, ये 16 हो जाएगा। तो क्यू अपॉन हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 16 2√2 प्लस 1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन है 4th ऑप्शन। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए होंगे, हमने इस पे नेट फोर्स 0 किया है, सारे फोर्सेस लिखा है उनके ऊपर और उनको 0 से इक्वेट किया है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ई, है ना। बोल रहा है कि एक कंडक्टर है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो मान लो इस पे चार्ज है क्यू मान लेते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। खैर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा ना, तो क्यू ले रहा हूं मैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि नाउ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेड ट्वाइस, रेडियस को डबल कर दिया गया लेकिन चार्ज को कांस्टेंट रखा है, इसलिए मैंने चार्ज लिया है। तो आप देख सकते हो अगर क्यू को मैं कांस्टेंट कर दूं, चार्ज को कांस्टेंट कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं रेडियस डबल कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई न्यू क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 E/4 हो जाएगा ना। और आप पोटेंशियल क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो नया वाला जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V/2। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, V/2 एंड E/4, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू लार्ज चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एज शोन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल लिखना है, तो पहले तो इसका डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, तो डाइपोल मोमेंट इस नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा, दोनों देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा, ऐड करने के बाद 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा, तो डेट इज 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस PE cos थीटा, क्या हो जाता है, माइनस P.E, तो माइनस PE cos थीटा। P हमें पता है माइनस में, E भी हमें पता है 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और थीटा क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, है ना। तो हो जाएगा माइनस 2 सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, माइनस 2 सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चार्ज ऑफ 4Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड on 2 plates of parallel plate capacitor. If capacitance of capacitor is C, potential difference between the plate is। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2 प्लेट है, एक के ऊपर कितना चार्ज है 4Q, दूसरे के ऊपर कितना है -Q, है ना। अब बोला जा रहा है कि अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो मान लो इसका एरिया A है और इनके बीच का सेपरेशन D है, तो कैपेसिटेंस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। और दूसरा, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं इसके अंदर, है ना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इसके वजह से, दोनों की वजह से लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है Q, तो 4Q अपॉन A 2A एप्सिलॉन नॉट, तो 2A एप्सिलॉन नॉट इसके वजह से, और इसकी वजह से नेगेटिव प्लेट है, सेम दोनों का सेम ही डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इससे अब A होगा, नेगेटिव है टूवर्ड्स होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी लिखेंगे तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ऐड करेंगे आप तो आएगा 5Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हो जाएगा E इंटू D, तो 5Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट और इंटू D, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5Q अपॉन 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और 5Q अपॉन 2C, क्या हो जाएगा 5Q अपॉन 2C। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2।
क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, 2 isolated objects A and B are charged either by friction, conduction or induction. Initially object A is charged and B is uncharged. If QA and QB are the magnitude of final charge on A and B respectively, then match the column 1 and column 2. तो पहला कॉलम है QA इक्वल टू QB, ठीक है। तो QA अपॉन QB इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होता है, कब होता है, जब हम लोग फ्रिक्शनल मेथड से चार्ज करते हैं। दो बॉडी को रब करोगे तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, तो ये हो गया। अब QA ग्रेटर देन QB क्या हो जाएगा, तो QA ग्रेटर देन QB हो सकता है इंडक्शन के केस में, तो इसका आंसर R हो जाएगा। और QB इक्वल टू QA/2 है ना। ए हो सकता है बच्चे, पॉसिबिलिटी है कंडक्शन के केस में, है ना, क्योंकि इसमें मोर अप्रोप्रिएट ही ढूंढना पड़ेगा, कोई भी परफेक्ट सही मेरे को नहीं लग रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा पहला का Q, दूसरा का R और तीसरा का P। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वो है कि पहले से ही वो चार्ज था, ऑब्जेक्ट ए इज चार्ज्ड, है ना, इनिशियली, और बाद में क्या किया गया, रब किया गया, कंडक्शन किया गया, इंडक्शन किया गया। तो इंडक्शन में तो ठीक है, फ्रिक्शन में भी ठीक है, ऐसा हो सकता है। कंडक्शन में एक स्पेशल कंडीशन पे पॉसिबिलिटी बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वही मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 8, द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या, किसके साथ देखना है हमें, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम घटता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से जो कोलिजन है वो फ्रीक्वेंट होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 8 नंबर का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, द सर्किट शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड है, 3 रजिस्टर R1 6, R2 6 और R3 3, ठीक है। बैटरी है 12 वोल्ट। इनिशियली द कैपेसिटर इज कंप्लीटली अनचार्ज्ड, ए कंप्लीटली अनचार्ज है एंड द स्विच इज ओपन, द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, स्विच जस्ट क्लोज किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला, द रेशियो ऑफ करेंट थ्रू R1 एंड R2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो R1 यहाँ है बच्चे और R2 यहाँ है, तो मान लो R1 से करंट जा रहा है I1 और R2 से जा रहा है I2। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो I1 R1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 R2, है ना। तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, है ना, वो क्या हो जाएगा, R2/R1 के रेशियो के बराबर होगा इन दोनों में करंट। तो पहला चीज सही है, रेशियो ऑफ करंट थ्रू R1 एंड R2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरा, द करंट थ्रू रजिस्टर R3 एट एनी मोमेंट द स्विच क्लोज्ड इज 0। हाँ, एक और चीज बोला जा रहा है कि द करंट थ्रू रजिस्टर R3 के थ्रू करंट एट द मोमेंट द स्विच इज क्लोज्ड, एट द मोमेंट द स्विच इज क्लोज्ड, मतलब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो बेटा ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है इनिशियली कैपेसिटर। तो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से कोई करंट नहीं होगा, जस्ट t इक्वल टू 0 पे। तो ये भी सही है, द करंट थ्रू रजिस्टर R3 अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच क्लोज्ड इज 2 एम्पियर। लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इधर से करंट जाएगा नहीं, तो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो R इक्विवेलेंट देखेंगे तो 6 पैरेलल में 3 हो जाएगा और 3
6 हो जाएगा, बैटरी है 12, करंट हो जाएगा 12/6 2 एम्पियर, और वही 2 एम्पियर R3 से जाएगा। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, है ना। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 8 cells marked 1 to 8 each of EMF 12 volt and internal resistance 0.3 ohm are connected as shown in figure. What is the reading of ideal voltmeter? वोल्टमीटर का रीडिंग मतलब इस बैटरी के अक्रॉस क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो कि सारे के सारे बैटरी सेम ऑर्डर में है। तो अगर पूरे लूप में हम लिखेंगे सेम चीज, तो देखो हाई से लो जा रहा हूं, है ना। तो हाई से लो जा रहा हूं तो -E हो जाएगा, फिर -2E, -3, और इस तरीके से टोटल लूप में देखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 12E। ठीक है, क्या हो जाएगा 12E। और रेजिस्टेंस होगा इसमें, करंट हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे I और इंटू आर, और 8 टाइम्स आएगा, तो I इंटू 8 इंटू आर, आर कितना दे रखा है 0.3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम लोग करंट लिख लेते हैं, और करंट लिखेंगे I, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है तो 8E होना चाहिए। तो 8E हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो I हो जाएगा 8E/8 इंटू 0.3, और 8E का वैल्यू पुट कर देते हैं। E है 12 वोल्ट और 0.3 कट गया 40 एम्पियर आएगा, 40 एम्पियर आएगा। और हमें लिखना है VA माइनस VD, तो VA माइनस VD लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E माइनस IR, तो 12 माइनस I हो गया 40, रेजिस्टेंस हो गया 0.3, और यह आ जाएगा 0। तो यहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12 है, तो क्या हो गया 0। तो इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिल रहा है, मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग भी क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 6000 गिव्स full scale deflection when a current of 400 milliampere flows through it. The shunt resistance required across it to enable it to be used as a meter reading 10 ampere at full scale deflection, है ना। तो देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब होता है, जब करंट कितना फ्लो करता है 400, मतलब IG दे रखा है, IG कितना है 400 मिली एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना दे रखा है 6000, है ना। तो RH प्लस RG जो भी है वो दोनों मिला के कितना है 6000, ठीक है। द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस इट टू बी यूज्ड एन एमीटर रीडिंग 10 एम्पियर, हमें रीडिंग कितना का चाहिए, I चाहिए 10 एम्पियर का, ठीक है। एट फुल स्केल डिफ्रेक्शन, तो क्या लिखेंगे, क्या रिलेशन हो जाता है, IG इक्वल टू हो जाता है RS अपॉन RG प्लस RS, और इनटू मेन करंट IG दे रखा है कितना 400 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर है तो 0.4 एम्पियर लिख सकते हो, 10⁻³ हो जाएगा, तो 0.4 इज इक्वल टू RS हमें पता करना है, क्लियर है। और RG है 6000, ठीक है 6000, और RS हमें पता करना है, और I है 10 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2400
प्लस 0.4 RS इक्वल टू 10 RS। अब इसको इस तरफ माइनस कर लीजिए तो 10 RS माइनस 0.4 RS 9.6 RS इक्वल टू 2400। RS इक्वल टू हो गया 2400 अपॉन 9.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 250। कितना आ जाएगा? 250। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, इन द सर्किट शोन P इक्वल टू 2R, P का वैल्यू क्या बोला जा रहा है? 2R। द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम विद स्विच S इज ओपन और क्लोज। अब क्या बोल रहा है? स्विच को ओपन करो क्लोज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रीडिंग वही रहता है। इसका मतलब कि V टचस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे अगर 2R है तो Q भी क्या रहा होगा? Q भी 2R रहा होगा। ठीक है, और इधर R, तो आप देखेंगे इस तरफ रेजिस्टेंस हो गया 4R और इस तरफ 2R। तो जिस तरफ रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है, जिस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उस तरफ करंट कम होता है। तो इधर करंट अगर I होगा तो इधर करंट 2I होगा। मतलब R के अक्रॉस जो करंट है, R के अक्रॉस, या फिर बोल सकते हैं G के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वही करंट इससे भी जा रहा है। यहाँ से तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, और जो करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू, G के थ्रू जो करंट जा रहा है वो P के डबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ही। तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, 2 हीटर A and B are in parallel across the same supply voltage. Heater A produces 1000 kilojoule in 30 minutes and B produces 1500 kilojoule in 15 minutes. The resistance of A is 150 ohm. If the same heaters are connected in series across the same voltage, then total heat production in 10 minutes. देखिए H जो होता है वो H क्या हो जाता है? H हो जाता है बच्चे पावर इंटू टाइम। पावर लिखोगे तो क्या लिखोगे? V² इंटू टी। अब एक क्यों लिख रहे हैं? तो आप देखेंगे दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम रहा होगा। तो H इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ H1 अपॉन H2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, और R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा। यहाँ पे दो केस दे रखा है, एक में 1500 है और एक में 1000 किलो जूल है। तो पहला है 1000 और दूसरा है 1500, और पहले का टाइम जो है वो लगा है 30 मिनट, दूसरे का लगा है 15 मिनट। पहले के अंदर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए, पहले के अंदर रेजिस्टेंस है 150 और दूसरे के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, है ना, और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R2 के लिए अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो R2 हो जाएगा 200 ओम। R2 कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा, माफ करना 2 से 2 गया। ठीक है, हाँ, R2 हो जाएगा 150 अपॉन 3, 50 ओम। R2 हो गया 50 ओम। अब हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है इफ द सेम हीटर, अब इसी हीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम वोल्टेज, देन टोटल हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट, है ना। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो बच्चे R हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 150 प्लस 50, 200 हो जाएगा, 200। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग पहले रिलेशन से। अभी तो लिखा था कि H1/H2 जो है वो क्या है, T1 अपॉन T2 और R2 अपॉन R1। तो किसी एक से कंपेयर कर लेते हैं, पहला कंडीशन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो H1 अपॉन H2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2, R2 अपॉन R1। दो कंडीशन को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एक पहला कंडीशन ले लेते हैं जिसमें 1000 किलो जूल हुआ है, और दूसरा निकालना है हमें H2, और उसमें टाइम कितना था,
30, दूसरे वाले में कितना है 10, R2 कितना है, दूसरे वाले में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी 200 ओम, और पहले वाले में क्या था R1, पहले वाले में रेजिस्टेंस था 150। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, H2 इक्वल टू लिखेंगे तो आ जाएगा 1000/4 दैट इज 250 किलो जूल। क्या हो जाएगा 250 किलो जूल। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड at 30 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against another resistance Y। तो एक मीटर ब्रिज है, तो एक तरफ आपको, एक तरफ Y है और एक तरफ X है, ठीक है। अब इसमें क्या देखा गया कि जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है ना, जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा तरफ हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज है मतलब टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं x/30 इक्वल टू हो जाएगा y/70। तो y इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 7x/3, y हमें मिल गया। अब बोल रहा है कि सेम मीटर ब्रिज के अंदर इस तरफ y ही है, अगर इस तरफ 7x लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए 7x, तो मान लो जब 7x लगाएंगे तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L आएगा, तो 7x/L इक्वल होना चाहिए किसके, y/100 - L के। तो 7x/L बाई लिखेंगे तो बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा 7x/3, बाई कितना है 7x/3 अपॉन 100 - L, ठीक है। तो आप x से x को कट कर, 7x से 7x को कट कर दीजिए और ये हो जाएगा 3L इक्वल टू 100 - L, ठीक है। तो 4L इक्वल टू हो गया, 4L इक्वल टू हो गया कितना, ओहो सॉरी 3L नहीं, ये हो जाएगा 3 × 100 - L इक्वल टू L, ठीक है। तो L इक्वल टू हो गया 300 माइनस 3L, 4L इक्वल टू 300 और L इक्वल टू 300/4 दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3, 14 का कितना 75 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। The relative permittivity is represented by mu r and the susceptibility is denoted by chi for magnetic substance, for a magnetic substance, then for diamagnetic substance। diamagnetic substance का आपको पता होना चाहिए, chi जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0, mu हो जाता है 1 प्लस chi। अब chi नेगेटिव है तो mu r क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो mu r लेस देन 1 और chi नेगेटिव। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 16 के अंदर क्या है बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ओनली अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल, गलत है। दूसरा, फोर्स वुड ऑल्सो एक्ट ऑन अ डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर यूनिफॉर्म। क्या बोला जा रहा है, फोर्स वुड ऑल्सो एक्ट ऑन अ डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर यूनिफॉर्म। तो उल्टा बोला जा रहा है, गलत स्टेटमेंट है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ magnet is 15.7 centimeter and its pole strength is 4 ampere। तो पोल स्ट्रेंथ m दे रखा है 4 एम्पियर मीटर, है ना। और इसका इफेक्टिव लेंथ, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट L दे रखा है 15.7 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक मोमेंट इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर के फॉर्म में अगर बेंट कर देंगे तो इसका जो रेडियस हो जाएगा R,
है ना, L इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर, तो R हो जाएगा L अपॉन पाई, और L कितना है 15.7 और पाई कितना है 3.14। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंट M, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ M और इनटू इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2r, तो M हो गया 4, 2 R के जगह पे हम लोग लिखेंगे 15.7 अपॉन 3.14। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर है, ध्यान रखने का चीज़ है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 होगा, तो 10 और ये हो जाएगा 40 और 0.4, सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है 18 का, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या बोला जा रहा है, रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 3.75 वॉट पर मीटर स्क्वायर, आई दे रखा है 3.75 वॉट, आर स्ट्राइकिंग अ नॉन रिफ्लेक्टिंग प्लेट, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, द प्रेशर ऑन द प्लेट, रेडिएशन प्रेशर पूछ रहा है, तो प्रेशर नॉन रिफ्लेक्टिंग के लिए I/C हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग के लिए होता है 2I/C, तो 3.75 और C हो जाएगा 3 × 10⁻8, तो हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁻8, तो क्या हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁻8, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा 3, 1.25 × 10⁻⁻8। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन 1.6 सेंटीमीटर is connected in an electric circuit having source voltage 500 volt. If the plate area is 64 centimeter square, then the value of displacement current, displacement current ID कंडक्शन करंट के बराबर होता है, dq/dt के बराबर होता है, dq/dt q को हम लोग लिख सकते हैं c इंटू भी, है ना, तो लिख सकते हैं c इंटू dv/dt के बराबर होता है। तो यहाँ पे C लिखने के लिए सारा डेटा दे रखा है, C हो जाएगा A/0/d और dv/dt। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, एरिया है 64 इंटू 10⁻⁻4 और ε0 हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, सेपरेशन है 1.6 mm, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3 dv/dt, वोल्टेज कितना का चेंज हो रहा है 500 वोल्ट, हैविंग सोर्स वोल्टेज 500, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर 10⁻⁹ सेकेंड, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 10⁻9 से। क्लियर है, बाकी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 12 गया, ठीक है, तो 2 से अब बाकी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, तो 20 16 इंटू 8.85 है ना, तो 17.7 आ रहा है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17.7 एम्पियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देख रहे हैं हम लोग, 21, अ प्रोटोन मूविंग विद अ स्पीड u along the positive x axis at y equal to 0, a y equal to 0 enters a region, मतलब x axis के along मूव कर रहा है, enters a region of uniform magnetic field which exists to right of
by axis, the proton exists from the region after some time with the speed v at coordinate by then. अब ध्यान से देखिए, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर लगेगा, प्रोटॉन इस तरीके से मूव करने वाला है ना। मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी तो वही रह जाएगा v इक्वल टू यू, है ना। लेकिन बाई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, 21 का 3। ये बस फोर्स देखना था इसमें। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर, अ ड्यूट्रॉन and an electron both moving with the same velocity enters into region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of particle. They will now move in a circular orbit such that देखिए r क्या हो जाता है, mv अपॉन qv। तो ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ना। अब ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का ड्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में मास बहुत कम होता है, तो अगर मास कम होगा तो रेडियस भी स्मॉलर होगा, r इक्वल टू r इज प्रोपोर्शनल टू मास, r इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो द ऑर्बिटल रेडियाई विल बी सेम। गलत बात है। द टाइम पीरियड भी यहाँ पे है ऑप्शन में, तो टाइम पीरियड लिखेंगे तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मास अगर ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो टाइम पीरियड भी कम होगा, तो द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हायर। गलत बात है। द टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी हायर, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 6 centimeter has 120 turns. In this coil a current of 5 ampere is flowing. It is placed in a magnetic field of 0.4 Weber per meter square. The amount of work done is rotating through 180 degree from equilibrium position. तो वर्क डन हो जाएगा mb1 माइनस कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA इंटू बी 1 माइनस कॉस थीटा। बाकी आप पुट कर लीजिए, वर्क डन लिखेंगे तो n कितना हो जाएगा 120, I कितना हो जाएगा 5, A कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, I दे दिया और एरिया लिख लिया सर्कुलर कॉइल का, ठीक है। NIA और B लिख लेते हैं, B दे रखा है 0.4, तो 1 माइनस कॉस 180, तो -1 2 हो जाएगा, तो इंटू 1 माइनस कॉस 180, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, तो 120 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 36 पाई इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आता है 5.4 जूल। कितना जाता है 5.4 जूल। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5.4 जूल 23 का। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए 24 देखते हैं। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ओ इज, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। 2 पार्ट है इसके अंदर, तो एक तो 3 क्वार्टर है और एक फर्स्ट क्वार्टर है, 1 क्वार्टर है। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिखना है, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, करंट एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बी नेट लिखेंगे। तो अगर बड़े वाले की वजह से लिखें तो हो जाएगा μ0 I अपॉन 1 क्वार्टर की वजह से 8R होता है, और R कितना है यहाँ पे 4A, ठीक है। और अगर छोटे वाले की वजह से लिखें तो हो जाता है 3 μ0 I अपॉन 8, और इसका R तो इसका A है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 32A। अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा μ0 I प्लस ये हो जाएगा 12 μ0 I। तो आप देखेंगे आएगा 13 μ0 I अपॉन 32A। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और ये ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 30/32 μ0 I अपॉन A। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B1 and B2. तो देखिए एक वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, और इसका रेडियस A दे रखा है। रेडियस क्या दे रखा है? A। तो आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर से करंट I फ्लो कर रहा है, यूनिट से हो जाएगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमसे वो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2 एट अ रेडियल डिस्टेंस A/4। A/4 तो इस एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, तो उसके लिए हमें करंट चाहिए, इसके अंदर वाला करंट, तो इसके वाला अंदर करंट चाहिए, तो I इनक्लोज्ड अगर लिखेंगे तो हो जाएगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो I नॉट अपॉन 16, I नॉट अपॉन 16 अंदर वाला करंट। अब एम्पियर्स लॉ लिखेंगे तो हो जाएगा B1 डॉट DL, तो 2 पाई और R हो जाएगा A/4, R A/4 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 16 ये आएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अगर मैं B1 लिखूं तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A। ये तो B1 हुआ है। अब हमें B2 देखना पड़ेगा। B2 आउटसाइड में पूछ रहा है, तो आउटसाइड में कितना डिस्टेंस पे पूछ रहा है? 4A डिस्टेंस पे। तो अगर एम्पियर्स लॉ लिखें B2 के लिए तो B2 इंटू 2 पाई इंटू 4A हो जाएगा। करंट बाहर कहीं भी लिखो, करंट इनक्लोज तो I ही होगा, तो म्यू नॉट इंटू I, और B2 लिखेंगे तो वो भी आ गया म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A। तो B1 और B2 अब देख पा रहे हैं कि दोनों सेम है, तो B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा? 1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 3 long straight parallel wire carrying a current are arranged as shown in figure. The force experienced, देखिए पैरेलल वायर है, अब हमसे फोर्स पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ सी। अब इन दोनों के में देखिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपल्शन होता है, तो इसको रिपेल कर रहा होगा ना। देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मैग्नेटिक फोर्स बाहर, और एक रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स लिखना है, मतलब इन दोनों की वजह से फोर्स लिख के माइनस करना है, तो एफ नेट, तो फोर्स ड्यू टू डी माइनस फोर्स ड्यू टू जी, ये करना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे लिखते हैं दो कंडक्टर के बीच में? तो ये हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी और इंटू एल, है ना पहला में। दूसरा में लिखें D1 लिख लेते हैं, दूसरे के लिए म्यू नॉट I1 I2, है ना, म्यू 1 I1 I2 अपॉन 2 पाई D2 और इंटू लेंथ। सेम लेंथ तो सेम ही पे पूछ रहा है, तो चलिए जो कॉमन है उसको उठा लेते हैं। तो म्यू नॉट कॉमन है, म्यू नॉट का मतलब लिख लेता हूं मैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कॉमन है, और 20 एम्पियर करंट कॉमन है दोनों में। ठीक है, 2 पाई भी कॉमन है, बाकी जो एल भी कॉमन है, एल भी ले लेते हैं 0.2, है ना, तो 0.2। अब लिखना क्या है? I2, तो 50 अपॉन डिस्टेंस 4 माइनस, फिर लिखना है I1 30 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 पाई से 2 गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया इंटू 10⁻⁻7 हो गया, 50 अपॉन 4 12.5 हो गया, माइनस 10 हो गया,
तो आप देखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2.5 हो गया। तो 8 से 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2.5, 8 दूना 16, 4 20, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन हो जाएगा बच्चे। पावर का कुछ लोचा दिख रहा है। अच्छा, सेंटीमीटर में था तो इस मीटर में तो लिखा है। ओके ओके, 25D। ओके, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, 3 इंटू 10⁻⁻2 और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4th ऑप्शन। क्लियर है? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आ जाइए 27 देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर AB इज फिक्स्ड। AB फिक्स्ड है and a current is passed through it in the same frictionless plane. Another movable straight wire CD of finite length and carrying current is held perpendicular to it and released. Neglect bit of the wire. क्या होगा? अब देखो, अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, है ना। इधर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इधर जो फोर्स लगेगा, है ना, इधर जो फोर्स लगेगा इस एंड पे और इस एंड पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे F1 लगेगा, इधर F2 लगेगा। तो F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 होगा। तो ग्रेटर देन F2 होने की वजह से ये जो रॉड है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। मूव तो करेगा ही ऊपर ऊपर, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाएगा, लेकिन साथ साथ टॉर्क क्रिएट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसके वजह से रोटेट भी करना शुरू कर देगा। तो 27 का 2 हो जाएगा। द रॉड CD विल मूव अपवर्ड एंड टर्न्स क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो 27 का 2। क्लियर है? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ABCD is a square loop made of uniform conducting wire. The current enters loop at A and leaves at D. देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल हो, किसी तरह का लूप हो, बाहर से करंट देखो दोगे, यूनिफॉर्म वायर होगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, चाहे किसी भी कहीं से भी करंट को दो। तो इसका हो जाएगा 0 ओनली एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो 28 का 4th ऑप्शन, 28 का 4th ऑप्शन। क्लियर है बच्चे? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29. The magnetic moment produced in a substance of 5 gram is इतना। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। The magnetic moment produced in a substance of 5 gram is this. M इक्वल टू दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻7। मास दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻3। डेंसिटी दे रखा है, इफ द डेंसिटी इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, तो कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम लिख सकते हैं। हो जाएगा 5/7.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 वॉल्यूम हो गया। और इसको अगर तुम लिखना चाहो तो 2/3 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हो। हमें लिखना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, ये हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट 8 इंटू 10⁻⁻7 और वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2, ठीक है। 10⁻⁻7, 10⁻7.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 3 10⁻⁻6, क्लियर है। तो आ जाएगा 1.2। 29 का फर्स्ट हो जाएगा। पावर का देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये ऊपर गया, 24 हो गया, 2 हो गया, 1 बच गया, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 30, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हैज 180 इक्वल टर्न्स, तो इक्वल डिविजन्स, ठीक है। इट्स करंट सेंसिटिविटी दे रखा है 12 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो अगर मैं लिखूं IG, तो IG हो जाएगा 180 अपॉन 12, 180 इक्वल डिवीजन है ना, और करंट सेंसिटिविटी क्या है 12 डिवीजन पर मिलीमीटर। तो कितना IG मेजर करेगा जी, तो 180 अपॉन 12, 15 मिली एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से अगर वोल्टेज का हम देखें कितना वोल्टेज मेजर करेगा वो, तो वो हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी 6 डिवीजन है, तो 180 अपॉन 6 है ना, और देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 मिली वोल्ट। क्या हो जाएगा 30 मिली वोल्ट। इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 2 वोल्ट। अब हमें क्या बनाना है, इसका एक वोल्ट मीटर बनाना है जिसका हर एक डिवीजन 2 वोल्ट रीड करे। देन रेजिस्टेंस इन ओम्स नीडेड, है ना। तो करंट कितना हो गया 15 मिली एम्पियर। तो 15, पहले तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो जी हो जाएगा VG अपॉन IG, तो 30 अपॉन 15, 2 ओम, ठीक, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब IG इंटू RG प्लस जो रेजिस्टेंस चाहिए RH बोल देते हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना वोल्ट मीटर का जो क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 पर डिवीजन है, 2 क्या है पर डिवीजन, और 180 है नंबर ऑफ डिवीजन, तो 180 इंटू 2 हो जाएगा। और IG को हम लोग लिखेंगे, IG कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 प्लस RH इक्वल टू 360। क्या हो जाएगा 360। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस RH लिखेंगे तो हो जाएगा 360 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा। तो 2 प्लस RH अगर आप लिखेंगे तो ये 24,000 हो जाएगा, 24,000। और RH अगर आप लिखेंगे तो 24,000 माइनस 2, तो 23,998 ओम, 23,998 ओम। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 देख, A coil having 750 square loop, each of side 12 cm is placed normal to magnetic flux which increases the rate of 1.25 Tesla per second. The induced EMF in volt. अब क्या दे रखा है सवाल में, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 750, ईच साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, तो एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना। इज प्लेस नॉर्मल टू मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंक्रीजेज एट रेट ऑफ, dV अपॉन dt दे रखा है 1.25 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF होता है dφ अपॉन dt, और A हो जाएगा A इंटू dV अपॉन dt, N इंटू A, तो N हो गया 750, 144, 10 टू द पावर -4, और dV अपॉन dt हो गया 1.25। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 13.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 13.5 वोल्ट। क्लियर है। कॉयल है, नंबर ऑफ टर्न 750, साइड दे रखा है तो एरिया लिख लिया NA, है ना, dV अपॉन dt लिख दिया, सब कुछ तो गिवन था। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर। द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर
इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू, है ना, ये पता होना चाहिए आपको, एडी करंट लॉस से बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो 32 का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर रेडियस आर सेल्फ इंडक्टेंस सेल इज बेंट इन द 4 कंसेंट्रिक टर्न्स ईच हैविंग रेडियस r/4। तो L तो सबसे पहले आपको सर्कुलर कॉइल का जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर r के, n स्क्वायर r के। तो हम लोग लिख सकते हैं L1/L2 N1/N2 का स्क्वायर इंटू r। तो पहले तो इंडक्टेंस L था, बाद में हमें पता करना है। अब N1/N2 तो ये हो गया 1/4 क्योंकि बाद में बढ़ गया, एंड टर्न ईच हैविंग रेडियस r/4। अब ये हो गया रेडियस हो गया r/4, तो मतलब ये हो गया 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L/L2 ये बच जाएगा 1/4, L2 इक्वल टू हो जाएगा 4L। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट इज 6 एम्पियर। किसी टाइम पे कितना करंट है? 6 एम्पियर, एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं VA से। तो VA करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो VA जिस तरफ करंट जाता है उस तरफ नेगेटिव लिखते हैं माइनस में, तो -I इंटू R हो जाएगा। तो -I इंटू R लिखेंगे तो 6 इंटू 1.5। ठीक है, फिर बैटरी लो से हाई जा रहे हैं तो +18, और फिर करंट घट रहा है, तो करंट घट रहा है तो बढ़ाने का कोशिश करेगा, तो वापस लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस L di/dt, तो 4 इंटू 10⁻³ और di/dt है 2 इंटू 10⁻3, और कहाँ पहुँच गया? B पे, तो हो गया VB। अब इससे इस ए कट जाएगा तो VA माइनस ए 9 हो गया, +18 हो गया, और +8 हो गया, और इक्वल टू VB हो गया। ठीक है, तो VB माइनस VA इक्वल टू हो गया 18 और 8 26, अब -1 17 वोल्ट। कितना आ रहा है? 17 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है 217 वोल्ट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। टू कंडक्टिंग सर्कुलर loops of radii r1 and r2, number of turns n1 and r2 are number of turns n. Two conducting circular loops of radii r1 and number of turns n1, r2 and number of turns n2 are placed in same plane with their center coinciding, है ना, दो है ऐसे, दो है सेंटर कोइंसाइड कर रहा है दोनों का। और r1 इज ये r1 है और ये r2 है। R1 बोल रहा है कि बहुत बड़ा है R2 से, ठीक है, और पूछ रहा है हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर के वजह से फ्लक्स लिखेंगे अंदर वाले पे, तो फ्लक्स अंदर वाले के वजह में लिखेंगे तो फाई, है ना, क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। B इंटू ए, B लिखेंगे बड़े वाले से तो μ0 N1 R1, सॉरी μ0 N1, ओहो, फिर से देख लेते हैं। हाँ, एक लूप है और एक दूसरा लूप है। बड़ा वाला रेडियस है जो दे रखा है यहाँ पे वो R1 है और छोटा वाला R2 है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसका N2 है। तो हमें क्या लिखना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है, मतलब इसमें करंट फ्लो करवा लेते हैं I और इसमें फ्लक्स लिख लेते हैं। तो फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? B इंटू ए। अब बड़े वाले की वजह से B लिखेंगे तो हो जाएगा μ0 N1 I अपॉन 2R, तो 2R1, और एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2, तो ये हो गया 5। अब
m जो होता है वो हो जाता है phi अपॉन I। तो आप देखेंगे तो क्या आएगा, म्यू n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1, यही है। तो म्यू नॉट n1 इंटू पाई r2 स्क्वायर, n1 इंटू पाई r2 स्क्वायर। देख लीजिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, पाई r2 स्क्वायर अपॉन r1 2 n1 इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36। A circular coil of mean radius 6 centimeter and having 6000 turn is rotated at the rate of 240 revolution per minute in a earth magnetic field. The maximum induced EMF, आपको पता होना चाहिए amplitude of EMF होता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। ठीक है, तो हैविंग 6000 टर्न्स दे रखा है 6000, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आपको पता है कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर -4 आर स्क्वायर। तो एन इंटू ए हो गया। बी तो दे रखा है 0.75, 3/4 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.75 को लिख सकते हैं। और इंटू 2400 रिवॉल्यूशन, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन का लिखेंगे 2 पाई, पर मिनट का सेकेंड लिखेंगे 60। ठीक, अब बाकी इसको सॉल्व करेंगे, और आप जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1.28। क्या आ जाएगा, 1.28। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे बाकी का तो सॉल्विंग का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक्सेलरेशन ऑफ अ मैग्नेट फॉलिंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनोइड डिक्रीजेस। सही बात है, जब लॉन्ग सोलेनोइड से अगर किसी मैग्नेट को गिराओगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा जो इसको अपोज करेगा, है ना, तो डिक्रीज करेगा। सही बात है। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसर इन द सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज और कॉज द प्रोड्यूस्ड इट। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इवन एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। A uniform magnetic field is restricted within a region of radius r। यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है ना। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट ऑफ dv अपॉन dt, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लूप 1, ये लूप 1 है जिसका r जो है रेडियस r से कम है इनसाइड द फील्ड, एंड लूप 2 ऑफ द रेडियस r इज आउटसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन फिगर। देन द EMF जनरेटेड इज, अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमें, इसलिए देखिए पहला, दूसरा वाला लूप तो इसके बाहर है ना, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें आंसर 0 होना चाहिए, है ना। तो पहला ऑप्शन में आंसर 0 है, दूसरे वाले में, ये दोनों में तो है नहीं, तो ये गड़बड़ हो गया। तीसरा में भी है ना। तो अब ऑप्शन बच गया फर्स्ट एंड फोर्थ। तो अब पहला का चेक कर लेते हैं, और इसमें लिखोगे अगर ये इंड्यूस तो क्या हो जाएगा, ए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू dv अपॉन dt। तो पाई आर स्क्वायर dv अपॉन dt, यहाँ पे कैपिटल आर है बच्चे इसलिए गलत है, पाई आर स्क्वायर dv अपॉन dt, और दूसरे में 0। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 38 का। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, a closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field if the magnetic force on segment RQ, QP, PS and RF2, F3, F1 respectively are in the plane of paper and along the direction shown. The force on the segment SR। देखो इस पूरा एक क्लोज लूप है, पूरे क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स जब 0 होना चाहिए तो FSR उतना ही होगा
जितना इन तीनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3, मैग्नीट्यूड में इतना ही होना चाहिए। अब वेक्टर सम देखेंगे तो दो अपोजिट में है ना, तो अगर नेट बनाएंगे तो इस तरफ बन जाएगा F2 माइनस F1 है ना, और एक ऊपर बन जाएगा F3, और रिजल्टेंट लिखेंगे तो हो जाएगा F2 माइनस F1 90 डिग्री पे है का होल स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो 39 का 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 40, 2 वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ रेजिस्टिविटी रो एंड 2 रो एंड लेंथ L एंड 2L रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंड इन सीरीज। दो वायर है, सीरीज में तुमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, लेंथ L है, 2L है, रो है, 2 रो है, ठीक है, और इक्वल डायमीटर है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है। तो अगर हम इफेक्टिव लिखेंगे तो रो इफेक्टिव रो L हो जाएगा 3L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A सीरीज में। दूसरा का लिखेंगे तो रो L बाई A, और इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 2 रो, और लेंथ है 2L अपॉन A। तो आप देखेंगे L अपॉन A सब में गायब हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 3 इंटू रो इफेक्टिव इक्वल टू रो प्लस 4 रो, दैट इज 3 इंटू रो इफेक्टिव इक्वल टू 5 रो। रो इफेक्टिव इज 5 रो अपॉन 3। सही ऑप्शन हो जाएगा 5 रो अपॉन 3, ऑप्शन नंबर 40 का। क्लियर है? अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इफ 2 valves of watt is 200 watt, 200 watt एंड 500 watt है ना, एक 200 watt है और दूसरा 500 watt है। रेजिस्टेंस होता है बच्चे V स्क्वायर बाई P, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। ईच आर रेटेड 200 वोल्ट, दोनों का रेटिंग सेम है, वोल्टेज का 200 वोल्ट एंड पावर अलग अलग है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड है बच्चे तो दोनों में करंट सेम आएगा, तो करंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द सप्लाई ऑफ 320 वोल्ट, देन विच वल्व विल फ्यूज। देखो वही वल्व फ्यूज करेगा जिसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना पावर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो करंट तो दोनों में सेम ही है, तो ज्यादा पावर किसका होगा, आई स्क्वायर आर पावर। अब आई दोनों में सेम ही जाने वाला है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना, जो पावर कंज्यूम करेगा और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसका रेटिंग कम होगा। तो रेटिंग कम किसका है, रेटिंग है 200 वाट वाले का कम, तो 200 वाट वाला ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, फ्यूज होने का चांस उसी का ज्यादा है, ज्यादा हीट डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो 41 का फर्स्ट क्लियर है, क्लियर है जी, 41 का फर्स्ट, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, करंट सेम है तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी को फ्यूज होने का चांस ज्यादा है। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ n आइडेंटिकल शेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए ऐसे कनेक्टेड है और ये शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, क्या बोला जा रहा है, द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो I जब लिखेंगे तो हो जाएगा NE और रेजिस्टेंस हो जाएगा NR, तो I इक्वल टू हो गया E बाई आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो करंट है वो N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 10 सेल लगाओ, 5 सेल लगाओ, 20 सेल लगाओ, I क्या हो जाएगा E बाई आर के बराबर, मतलब N से इंडिपेंडेंट है, मतलब I कांस्टेंट रहेगा, N को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन 3। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे 42 का आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन पैरेलल हुज रिजल्टेंट इज 5/12 ओम। मान लेते हैं 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये दे रखा है 5/12। और क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स 3 ओम। तो मान लो एक टूट गया तो एक ही बचा ना, तो एक बचा तो क्या हो गया, मतलब कोई एक रह गया तो 3 ओम, कोई एक को 3 मान लो। अब सॉल्व कर लो, R1 3 मान लिया, R2 निकालना है तो R1 की जगह पे पुट कर देता हूं 3
इंटू R2 अपॉन 3 प्लस R2 5/12 है ना, तो हो गया 36 R2 इक्वल टू 15 प्लस 5 R2, 31 R2 इक्वल टू 15, R2 इक्वल टू 15 अपॉन 31। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 4 2 point charge minus q and plus q/3 are situated at origin and at a point a 0 0 respectively, the point along the x axis where the electric field vanishes। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, दो चार्ज हैं, ठीक है, एक x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू a पे है, x इक्वल टू 0 पे माइनस q है, इधर प्लस q/3 है। हमसे पूछ रहा है वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर चार्ज की तरफ 0 होता है, तो मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, है ना। तो x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसके वजह से नेगेटिव वाले की वजह से इधर आएगा, पॉजिटिव वाले की वजह से उधर हो जाएगा। दोनों की वजह से इक्वेट कर देते हैं लिख के, तो नेगेटिव वाले की वजह से लिखेंगे तो हो जाएगा KQ अपॉन एक्स डिस्टेंस पे लिया है तो x², और इसकी वजह से लिखेंगे तो हो जाएगा KQ अपॉन 3, और ये हो जाएगा a वाला डिस्टेंस, देखो बच्चे ax लिया है मैंने, a है तो ये हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। KQ गया, x² इक्वल टू 3x माइनस a का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं, a हो जाएगा x/√3 इक्वल टू x माइनस a, तो x माइनस x/√3 इक्वल टू a हो जाएगा, और a हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू x इक्वल टू a, x इक्वल टू हो गया √3a अपॉन √3 माइनस 1। अब ऐसा कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो नीचे भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहा है, अब मैच कर जाएगा। तो आप देखेंगे तो a² माइनस a प्लस b, a माइनस b, a² माइनस b², और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a √3 इंटू √3 3 प्लस √3 अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो a3 प्लस √3 अपॉन 2, क्लियर है। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 प्लस √3 a अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इफ EA be the electric field strength of short dipole at a point of its axis, तो EA होता है 2 kp अपॉन RQ, ठीक है, एंड EE इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, ये होता है kp अपॉन RQ। देन अब आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, डबल ऑफ, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल ऑफ इक्वेटोरियल है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन 45 का कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड 46 देख लेते हैं, 46 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 2a इफ द पॉइंट चार्ज ऑफ Q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। 46 क्या बोला जा रहा है बच्चे कि एक क्यूब है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, है ना। कॉर्नर पे अगर किसी चार्ज को रखोगे तो कितना पार्ट अंदर होगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि कॉर्नर पे जब हम रखते हैं तो अंदर क्यूब के जो चार्ज होगा, क्यू अगर चार्ज रखा है मैंने तो उसका Q/8 पार्ट, है ना। इस कॉर्नर पे ऐसे नहीं समझना है, तो आप कॉर्नर पे एक एप्पल लो, एप्पल को कट करो, कितने पार्ट पे कट करोगे तो कॉर्नर पे जाएगा, तो 4 पार्ट में कट करोगे तो एज पे जाएगा, है ना, और 8 पार्ट में करोगे तो कॉर्नर पे जाएगा, तो Q इनक्लोज हो जाएगा Q/8। फ्लक्स लिखेंगे तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 46 का बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। 4 कैपेसिटर
are connected in circuit as shown in the figure. The effective capacitance in microfarad between point A and B. इफेक्टिव कैपेसिटर निकालना है तो सबसे पहले तो इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए बी सी जो भी बोलो इसको, है ना, ये सारे सेम ही पॉइंट है। तो फिर से बना लेते हैं, ए बनाया, बी बनाया, देखो ये सारा पॉइंट यही है। तो और एक सी पॉइंट लेते हैं, तो ए सी, ए और सी के बीच में पहला कैपेसिटर 4, ए और सी के बीच में, देखो दूसरा भी ए और ए, सारा पॉइंट यही है, ए और सी के बीच में ही है। तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तीसरा किसके है, सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। और चौथा किसके है, देखिए ए है यहाँ तक, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ए है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ए 4 है, ए भी 4 है, ए 24 है ना, और ए 4 है। तो 4 को सॉल्व करोगे 8 हो जाएगा, और 24 और 8 को सॉल्व करोगे तो 24 इंटू 8 अपॉन 32, 4 6 हो जाएगा, और 6 और 4 पैरेलल में 10 हो जाएगा। सही ऑप्शन 10 माइक्रोफैराड। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर ये दोनों इसके सीरीज में है तो इसके साथ सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, और फिर ये सबके पैरेलल में है तो हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग x axis, which of the following pairs of the space and time varying field would generate such a wave? है ना, तो v होता है बच्चे E क्रॉस B। तो देख लो, ट्रेवल्स अलोंग x एक्सिस, तो E क्रॉस B क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो, हमें I चाहिए, है ना। तो I चाहिए तो क्या होना चाहिए, J क्रॉस के I होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई में होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड किस में होना चाहिए, Z में होना चाहिए। तो E बाई ए जेड 48 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, E बाई एंड बी जेड, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? 48 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, J क्रॉस के I हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। आयरन रॉड ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 कर रहे हैं हम लोग। मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रखा है H 1600, ठीक है। काय दे रखा है ससेप्टिबिलिटी 599। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो म्यूआर हो जाता है 1 प्लस काय, 1 प्लस 599 हो गया 600 म्यूआर, है ना। और जो बी होता है वो हो जाता है म्यू इंटू एच, और हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ठीक है। और अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिखना है तो हो जाएगा बी इंटू ए, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच और इंटू ए। सब कुछ हमारे पास है। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू आर का वैल्यू हो गया बच्चे 600, एच का वैल्यू है 1600, और एरिया हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, वो मैं बता देता हूँ आपको, 49 का 1 आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। क्लियर है? तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला जा रहा है, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic dipole moment M is bent into the form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment, तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बार मैग्नेट था, लेंथ L था, है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M था। तो M इंटू L, M रहा होगा, है ना। अब पोल स्ट्रेंथ में लिख सकता हूं यहां से, ये रहेगा M अपॉन
ठीक है, अब मुझे वापस लिखना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री है ना, और आर है, तो ये हो जाएगा r sin 60, और इधर भी हो जाएगा r sin 60। मतलब एंड टू एंड ए बी जो लेंथ आएगा, ए बी हो गया 2r sin 60। ठीक है, 2r sin 60, तो 2r sin 60 लिखेंगे तो लिखेंगे √3/2। मतलब ए बी जो है वो है √3r। क्लियर है। अब मेरे को r पता करना पड़ेगा कि r कितना होगा। तो L लेंथ जो है वो किसके बराबर है? L लेंथ बराबर है एंगल 120 है। 120 का मतलब हो गया 2π/3, 2π/3। ठीक है, और L इक्वल टू 2π/3 इंटू R, तो यहाँ से R लिखेंगे तो आ जाएगा 3L/2π, 3L/2π। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट नया वाला लिख लेते हैं, m न्यू, तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा m और इंटू ए बी। m हमने लिख रखा है, देखिए कैपिटल M/L है, और ए बी है √3r, तो √3, और r हमने लिखा है 3L/2π, तो L से L गया। अब आ रहा है 3√3 m/2π, यही ऑप्शन बन रहा है। देख लेते हैं है क्या कोई ऑप्शन। 3√3/2π इंटू m, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन नंबर 3 समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन कंप्लीट किया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।